हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, मीन्स किस प्रकार से गैस ह्यूमन में अंदर आती है और किस प्रकार से बाहर जाती है। इससे पहले हम रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस के बारे में समझ चुके हैं, रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वेरियस कंडीशन में किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात करेंगे कि गैसें किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती हैं ह्यूमन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी प्रकार से रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर के बनता है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नोज, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकी, और ये जो आप देख पा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो क्या होते हैं, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। अब लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो जो लंग्स होते हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो रिब केज होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिब केज होते हैं, रिब केज के अंदर सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में, हार्ट के दोनों साइड, यानी कि हार्ट जो है इन दोनों के जस्ट बीच में सिचुएटेड होता है। ठीक है, और उसके दोनों तरफ ये लंग्स होते हैं। लंग्स पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों जो कवर होते हैं, जो लंग्स हैं, वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लंग्स जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसको समझते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक स्टेप होती है ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग किस प्रकार से होती है, तो ब्रीथिंग का मतलब क्या, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से गैस ह्यूमन में अंदर जाती है, और एक्सचेंज जो गैसेज का होता है, यानी ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये किस प्रकार से एक्सचेंज होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रीथिंग सबसे पहले हम समझते हैं। ब्रीथिंग का मीन्स है जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेके जाना, और अंदर की जो एयर है, जो हमारे अंदर की एयर है, उसको बाहर एक्सपेल करना, यानी कि सांस को अंदर लेके जाना और सांस को बाहर छोड़ना। वेरी सिंपल, बाबा रामदेव जी का जो योगा जैसे करवाते हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब जो ब्रीथिंग है वो दो स्टेप में होता है, वन इज इनहेलेशन एंड अनदर वन इज एक्सहेलेशन। एक होता है इनहेलेशन, इसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इनहेलेशन क्या है, देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, यानी कि एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर को लंग्स के अंदर लेके जाने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है इनहेलेशन। ठीक है, यानी इनहेल करना, यानी कि सांस को अंदर लेके जाना, एयर को अंदर लेके जाना। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो लंग्स के नीचे एक और सिस्टम होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या करता है, देखो ये डायफ्राम जो है, ये ऊपर जो है हमारी ये थोरेसिक कैविटी हो गई, इसे हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, लंग्स हैं, ठीक है, हमारे रिब केज हैं, हार्ट है ना, ये ऑर्गन है। अब ये जो डायफ्राम के नीचे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर, ठीक है ना, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, तो वो जो ये नीचे ये जो कैविटी होती है, कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस, मतलब अगर आप यहाँ से लंग्स को हटा दें तो रिब केज के अंदर एक खाली जगह बचेगी। खाली जगह को क्या बोलेंगे, कैविटी। तो वो कैविटी क्या कहलाती है, ये यहाँ पे चेस्ट वाली साइड है, तो इसलिए इसको चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर जो हमारे स्टोमक वाली साइड है, यहाँ पर भी अगर हम इन सारे ऑर्गन्स को हटा दें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लीवर वगैरह को, तो फिर एक कैविटी बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो डायफ्राम है ये एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है, देखो क्या होता है, डायफ्राम इज लोड, यानी ये जो डायफ्राम है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायफ्राम क्या आता है, नीचे आ जाता है, और क्या होता है,
एंड बिकम्स फ्लैट, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल डायफ्राम। इस प्रकार से डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और फिर और क्या होता है, रिब्स मूव अपवार्ड। जो रिब्स होते हैं यानी कि जो लंग्स हैं वो किसके अंदर है, देखो इस प्रकार से रिब्स के अंदर होते हैं, 12 पेयर रिब्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये रिब्स के अंदर ये जो रिब्स हैं ये क्या होते हैं, रिब्स जो होते हैं अपवार्ड आ जाते हैं यानी ऊपर की ओर आते हैं, एंड आउटवार्ड यानी बाहर की ओर निकलते हैं। यानी आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाती है, क्योंकि जो रिब्स हैं वो क्या होते हैं, अपवार्ड आते हैं, आउटवार्ड आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, और ये डायफ्राम नीचे चला गया। तो इससे क्या होता है कि अंदर एक गैप बन गया, यानी जब रिब्स फैलेंगे, ठीक है, एक्सपैंड होंगे, तो अंदर लंग्स क्या होंगे, लंग्स को फैलने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल गई। तो जब हम सांस अंदर, तो उस केस में क्या होता है, एयर अंदर चली जाती है, ओके। एयर जब अंदर जाती है तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, उनमें हवा भर जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। नेक्स्ट आती है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फोल एयर। फोल एयर मतलब सड़ी हुई गैस, यानी कि जो गैस हमारे यूजलेस है हमारे लिए, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो फोल एयर को बॉडी से बाहर रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सहेलेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या हो रहा था, डायफ्राम क्या हो रहा था, डायफ्राम लोड हो रहा था, मतलब डायफ्राम नीचे आया था। अब क्या होगा, डायफ्राम रेज होगा, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। डायफ्राम रेज्ड एंड बिकम्स डॉम शेप्ड, डॉम शेप बन जाएगा, इस प्रकार से एक डॉम शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा एक डॉम शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। और रिब्स क्या होंगे, रिब्स मूव इनवर्ड, रूप्स यहाँ पे क्या जा रहे थे, आउटवर्ड जा रहे थे, यहाँ क्या जाएंगे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी फूल जाती है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो रिब्स क्या होते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है। डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, जिससे क्या होता है, जिससे इन लंग्स के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। यानी रिब्स जब अंदर सिकुड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर, तो जिससे क्या होता है, जो अंदर भरी हुई एयर थी वो वापस से क्या होती, बाहर निकलती, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। तो इन दो स्टेप में जो है ब्रीथिंग कंप्लीट होती है। अब ये पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होती है, सबसे पहले नोज के थ्रू एयर को लिया जाता है। नोज जो होती है दो नॉस्ट्रिल में ओपन होती है, यहाँ पर अंदर आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल यानी नासल पासेज बोलते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर जो होती है वो जाती है फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ से ओरल कैविटी, ये वाली जो है ये क्या हो गया, माउथ हो गया, और ये क्या हो गई आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से हम क्या जाता है, फूड जाता है, और नासल कैविटी से क्या जाता है, या नासल पासेज से क्या जाती है, एयर जाती है। इनका दोनों का सेपरेट वे होता है, रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर जाकर ये दोनों का कॉमन वे हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स के अंदर, ग्लोटिस। ग्लोटिस जो होता है वो क्या होता है कि जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तब उसके ऊपर एक और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस जो होता है ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है ना, तो जो सांस लेते हैं और जो हम खाते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो विंड पाइप में नहीं जाती है, ठीक है ना, वो सीधी किस में जाती है, फूड पाइप में जाती है। तो यहाँ से फिर ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर एडम एप्पल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर दो वोकल कार्ड होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे डाउनवर्ड एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो यानी कि जो एयर है वो नोज से होते हुआ इन लैरिंग्स से गुजरती हुई कहाँ पहुँच जाती है, ट्रैकिया के अंदर पहुँच जाती है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है, यहाँ पर एक गौर से आप देखिए, यहाँ पर इस ट्रैकिया के ऊपर आपको कुछ रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। इन रिंग्स को हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दीज आर नोन एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, यानी एक कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इनका ये काम होता है कि ये जो ट्रैकिया होता है उसको कोलैप्स होने से रोकती हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा, एक पाइप अगर आप लें रबड़ का, ठीक है, जिसमें हम पानी भरते हैं, उसको अगर आप फूंक मारो तो फूलता है, लेकिन अगर आप वापस सांस खींचो, बैक सांस खींचो, तो वो देखना ऐसे चिपक जाएगा, है ना, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जब हम सांस लेके अंदर यानी इंस्पायरेशन करेंगे तो ये एक्सपैंड होगा, तो जब वापस खींचेंगे
तो ये कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो उसको चिपकने से रोकती हैं ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी देखो लंग्स में जाकर के और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होती चली जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, ऐसे होती चली जाती हैं। और फाइनली इनके बाहर इन ब्रोंकियोल्स के ऊपर इस प्रकार से ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस टाइप में स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। और एल्वियोली में जाकर के होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो देखो किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वियोली में। जो एल्वियोली होती है, इसकी जो सरफेस होती है, इसके ऊपर एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आप ये हम एक एल्वियोली ले लेते हैं, इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है। एल्वियोली को हमने बड़ा स्ट्रक्चर कर लिया, इसके अंदर मान लो ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके बाहर ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल में यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में चली जाती है, ठीक है। अब ब्लड देखो ये प्रोसेस डिफ्यूज़न के द्वारा होती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल में ब्लड में कम होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इधर चली जाती है। अब इधर क्या होता है कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में जो एयर को जब फिल्टर किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस प्रकार से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो वो यहाँ से उसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि इधर एल्वियोली में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ कर दी जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में डिफ्यूज़ कर दी जाती है। तो एल्वियोली से उसी ट्रैक से, उसी रास्ते से बाइज्जत कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है जिस रास्ते से वो गई थी। देखो जब हम एक्सेलेशन या इनहेलेशन करते हैं तो हम पर्टिकुलर ऑक्सीजन नहीं लेके जाते हैं, हम पूरी एयर लेके जाते हैं। और एयर का कंपोजिशन आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हम लेके जाते हैं। लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो 16% ऑक्सीजन वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। 78% का 78% नाइट्रोजन वापस आ जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, 3.3% के समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ये जाकर के एल्वियोली के अंदर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एल्वियोली के अंदर होता है। अब लास्ट चीज़ आज के लिए हम और समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि नॉर्मली अगर डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और जो बड़ी बॉडी वाले जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मली डिफ्यूज़न की प्रोसेस द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इतनी स्लो प्रोसेस होती है। तो इसके लिए क्या होता है, खास टाइप के पिगमेंट काम करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाने वाला एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन जैसे ही ब्लड में जाती है तो ब्लड में रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये ट्रैवल होता है ब्लड के अंदर, और जिस भी पर्टिकुलर सेल या टिश्यू के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, सेल को पहुंचाना होता है, वहाँ पर जाकर के वापस से ब्रेक हो जाता है और ये वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 2 तरीके से होता है मेनली। एक होता है प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर, ठीक है। एक होता है डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर के होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये कैसे होता है, देखो जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेती है, H2CO3।
कार्बोनिक एसिड बना लेती है। क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, मीन्स वापस कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन सकता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये रिएक्शन भी रिवर्सेबल होगी, ये आयंस में टूट जाता है, H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है इसके साथ क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं वो रिएक्शन करके और क्या बना लेते हैं, NaHCO3 या KHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन वाटर के अंदर डायरेक्टली डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर के अंदर इस प्रकार से डिज़ोल्व होती है, वाटर पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड देन कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आयंस में ब्रेक होता है, एंड ये जो आयन है HCO3 इसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम या पोटेशियम आयन, और इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज हमने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझा, गैसेस के एक्सचेंज के बारे में समझा और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझा। तो इसी के साथ ही हमारा जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।